चलिए अब हम लोग देखेंगे, अभी तक हमने देखा मैनेजमेंट की मीनिंग, मैनेजमेंट के फीचर्स, मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस और मैनेजमेंट के हमने लेवल देखे। यहाँ तक के बाद हम लोग पार्ट 2 में देख रहे हैं मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से केस स्टडी आने के चांस हैं, और वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले आप ये समझो, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको लिखने का पैटर्न क्या फॉलो करना है। अगर नेचर ऑफ मैनेजमेंट आता है तो आपको लिखने का पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले जिससे कंपेयर किया जाएगा उसकी मीनिंग लिखनी है। मतलब अगर मैनेजमेंट पूछा जाता है मैनेजमेंट एज अ साइंस आप बताइए, तो पहले साइंस की डेफिनेशन को आप एक्सप्लेन करोगे, फिर साइंस के फीचर्स लिखोगे, और फिर आप कंक्लूजन दोगे क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट आर्ट है और क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो अभी हम देखते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट, वन बाय वन हम लोग कंपेयर करेंगे। आइए नोट्स पे देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या पॉइंट है। मैनेजमेंट एज अ साइंस से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या टॉपिक आता है। तो देखिए नोट्स में क्या लिखा है मैंने, साइंस की डेफिनेशन देखिए क्या लिखी हुई है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज that explains certain general truth or the operation of general law। तो साइंस क्या होती है, जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ अपनी क्लास 10th में। साइंस किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करती है, साइंस किसी भी बात को पहले प्रूव करती है, फिर उसकी थ्योरी जनरेट की जाती है, राइट। जैसे बनाया गया साइंस में रूल बनाया गया, ग्रेविटी का रूल बनाया गया। साइंस में हमारे पास कई सारे रूल ऐसे बनाए गए जिसको पहले हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया और उसको यूनिवर्सल लेवल पे देखा गया और उसको हमने प्रूव किया, तब हमने उसको एक्सेप्ट किया। तो साइंस क्या हो गई, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो यूनिवर्सल लेवल में क्या होती है, सेम होती है। अब मैंने आपको बताया था अब आपको लिखने हैं फीचर्स, तो अब आप साइंस के फीचर लिखेंगे। देखिए कितने फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा फीचर देखिए नोट्स में प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंट। तीसरा फीचर देखिए यूनिवर्सल वैलिडिटी। और नेक्स्ट फीचर क्या है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगा। देखिए सबसे पहले फीचर में क्या पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला फीचर दिया इसने सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब क्या होता है, देखिए लाइक साइंस मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विद इट्स ओन थ्योरी। साइंस की क्या है, अपनी एक थ्योरी। मैंने आपको बताया था साइंस। उसके बाद क्या है, वोकैबुलरी, टर्म्स, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स दैट हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। साइंस की थ्योरी कोई भी ना ओवरनाइट डेवलप नहीं होती। साइंस की थ्योरी ये नहीं कि आपने रातों रात उसको डेवलप कर दिया और उसको सबको बोल दिया कि यही आपको फॉलो करना है, राइट। एक नंबर ऑफ डिकेड्स भी लग जाते हैं किसी एक थ्योरी को प्रूव करने के लिए, राइट। आगे क्या लिखा हुआ है, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल दैट हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। इसका मतलब ये जो फीचर हमने पढ़ा वो मैनेजमेंट में भी है। मैनेजमेंट की कोई भी थ्योरी जो हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल किसके, फेयर के प्रिंसिपल पढ़ेंगे, टेलर के प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इनकी भी जो थ्योरीज आई हैं वो ओवरनाइट नहीं हुई। इन लोगों ने कंपनी में अपनी थ्योरी चलाई, इन लोगों ने कंपनी में कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, फिर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो इनके प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये हमारा पहला फीचर हुआ। और फीचर क्या था बताइए, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा फीचर क्या होता है साइंस का, देखिए नोट्स में प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंट। दूसरा फीचर क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंट। नाम से ही पता चल रहा है, लाइक साइंस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर derived over a period of time through observation and repeated experimentation. However, since management deal with the human being and human behavior are repeated experimentation, experiment is not capable of being actually predicted, so this feature of science is not fully present in the management। इसका मतलब ये दूसरा फीचर हमने पढ़ा, कौन सा, प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंट। ये साइंस का फीचर तो है लेकिन ये फीचर मैनेजमेंट में नहीं है। मतलब मैनेजमेंट के फीचर को हम साइंटिफिकली नहीं कह सकते कि वो प्रिंसिपल हम बनाते हैं, उसको हम लैब में चेक करते हैं तब वो अप्लाई होता है। मैनेजमेंट की थ्योरी क्या होता है, कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, मैंने यहाँ पे कोई रूल बना रखा है और उस रूल से मेरा सारा मैनेजमेंट स्मूथ चलता है। मैंने कोई रूल बना रखा है, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वही प्रिंसिपल ऐसा हो सकता है कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करे और उसको सक्सेस ना मिले, उसको रिजल्ट ना मिले। तो यानी हम कह सकते हैं प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंट मैनेजमेंट में सेम नहीं मिलते, बट ये साइंस का एक फीचर है। नेक्स्ट देखिए यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रेविटी की थ्योरी है तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। कहीं भी आप बॉल ऊपर फेंकते हैं तो हर जगह कहीं विश्व में आप फेंकेंगे तो नीचे ही आती है। इसका मतलब ये ग्रेविटी का रूल यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। तो क्या मैनेजमेंट का फीचर चेक कीजिए इसमें, सिंस द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट एज प्रिंसिपल ऑफ साइंस, their application and use is not universal, they have to be modified according to given situation, however they provide manager insights। मतलब अब
मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल सब जगह नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको बताया, जरूरी नहीं कि जो रूल्स टाटा कंपनी फॉलो करती है वो रिलायंस भी फॉलो करे। टाटा कंपनी प्रॉफिट मोटिव नहीं है, उसका काम है कि समाज सेवा करना। और ज़्यादातर क्या करती है, जैसे कोविड के टाइम में रतन टाटा जी ने बोला था कि हमारे किसी भी एम्प्लॉय को निकाला नहीं जाएगा और किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी कट नहीं होगी। तो ये उनका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं सोसाइटी कंसर्न है, ठीक है। बाकी कंपनियों ने अपनी एम्प्लॉयज़ को निकाला, सैलरी कम करी, कई सारे रीजन से उनको परेशानी हुई। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी की बात करें तो साइंस के रूल जो है यूनिवर्सल एप्लीकेबल वैलिड हैं, बट मैनेजमेंट ऐसा एप्लीकेबिलिटी सेम नहीं। अब आइए कंक्लूजन पे। इसका मतलब जो फीचर मैंने 3 पढ़े, मैनेजमेंट के कुछ फीचर साइंस हैं, बाकी मैनेजमेंट के ज़्यादातर फीचर साइंस से मैच नहीं करते। तो कंक्लूजन क्या हुआ, मैनेजमेंट इज एन साइंस बट नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, राइट। इट इज नीदर अ प्रिसाइज नॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव एज प्योर साइंस लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री। मतलब जैसे फिजिक्स की थ्योरी बनाई जाती है, केमिस्ट्री की लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर एक फॉर्मूला बनता है, फिर उसको यूनिवर्सल एप्लीकेबल होती है। इस तरीके से मैनेजमेंट का ये फीचर नहीं है। तो अगर एक क्वेश्चन हमारे पास 6 मार्क का आता है, पहले मैंने साइंस की मीनिंग लिखी, फिर मैंने किसके फीचर लिखे बताओ, साइंस के, फिर मैंने कंक्लूजन क्या दिया, साइंस मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट से कंपेयर किया तो मैनेजमेंट साइंस है बट प्योर साइंस नहीं, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट आर्ट है, क्या मैनेजमेंट करना, कंपनी को चलाना एक कला है? तो देखते हैं, पहले हम उसी सीक्वेंस में आंसर देंगे, फिर हम कंक्लूजन देंगे। तो आइए नोट्स में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आर्ट की मीनिंग देखिए, आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। अब ये सिंगर जो होते हैं, जो डांसर होते हैं, ये किस प्रकार के, ये आर्टिस्ट हैं। इन्होंने हो सकता है इस डांस को सीखा हो, सिंगिंग को सीखा हो, या हो सकता है इन्होंने बाय नेचर, इन्होंने बाय प्रैक्टिस अपने आप को डेवलप किया हो एज अ डांसर। तो आर्ट जो होती है हमारे पास सीखने से भी आती है, या क्या होता है जब हम किसी काम को बार बार करते हैं, मैक्सिमम टाइम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे पास वो आर्ट आ जाती है, राइट। अब इसके हम लोग क्या देखते हैं, फटाफट देखिए इसके फीचर्स। आर्ट्स के फीचर क्या देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, राइट। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एज इन आर्ट इन मैनेजमेंट टू देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा व्हिच द मैनेजर हैज टू स्पेशलाइज इन। अब अगर मुझे मैनेजमेंट करना है, कल के दिन कंपनी को चलाना है, तो मुझे मैनेजमेंट की थ्योरी तो पढ़ना पड़ेगा ना, मुझे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ना पड़ेगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, जो आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो वो क्या है, थ्योरी है। मतलब मैनेजमेंट कल के दिन चलाने के लिए यू मस्ट हैव अ थ्योरेटिकल नॉलेज, तभी तो आप कंपनी को चला पाएंगे। तो पहली मतलब जो आर्ट की मीनिंग है वो मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फीचर क्या है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। इसका मतलब समझिए क्या होता है। पहले पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब होता है सारे सिंगर सेम नहीं होते, सब सिंगर की अपनी अपनी एक क्वालिटी है। कोई फॉक सिंगर अच्छा है, कोई सैड सॉन्ग अच्छे करता है, कोई सूफी सिंगर है, कोई इंग्लिश सिंगर है, कोई बहुत प्रकार के सिंगिंग के पैटर्न्स होते हैं। तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, एक सिंगर की क्वालिटी को दूसरी सिंगर की क्वालिटी से हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में पर्सनलाइज एप्लीकेशन। क्या मैनेजमेंट भी ऐसा होता है, देखते हैं। Like in art, the management too, a manager applies his acquired knowledge in a personalized and unique manner. He is involved in activities of organization, studies critical situation and formulas his own theory for use of given situation. This give rise to different styles of management. हाँ, मैनेजमेंट ऐसा होता है, एक मैनेजमेंट क्वालिटी दूसरे मैनेजमेंट क्वालिटी से डिफरेंट होती है। गूगल पिचाई का चलाने का तरीका गूगल का अलग है, राइट। शिव नडार जी जो कंपनी को चला रहे हैं एससीएल का तरीका अलग है। तो मैनेजमेंट की क्वालिटी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, राइट। नेक्स्ट देखिए फीचर क्या है, बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी जो कला है, मैंने आपको बताया एक स्टूडेंट जब कोई आईएएस की तैयारी करता है, बड़े एग्जाम की तैयारी करता है, तो 12 से 14 घंटे पढ़ता है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, हमें पता है उस चीज़ में आपकी स्किल डेवलप होगी, आप उसमें एक्सपर्टाइज बनोगे। तो ये आर्ट का फीचर है, ये आपका एक आर्ट है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इस पॉइंट में, मैनेजमेंट सेटिस्फाइज दिस क्राइटेरिया एज अ मैनेजर gain experience and achieve performance in the long practice. A good manager work through a combination of practice, creativity, imagination, initiative and innovation. तो मैनेजमेंट भी अगर आपको करना है, कल के दिन कंपनी चलानी है, तो सिर्फ बुक पढ़ के आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ आप बुकिश नॉलेज लेके एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी चाहिए और आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी होना चाहिए। तो ये हमारे पास फीचर्स हुए किसके, आर्ट्स के। तो क्या अब हम कंक्लूजन क्या करेंगे, कंक्लूजन कहता है देखिए, यस मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, बट
कैन नॉट बी प्योर आर्ट। तो ये सारे फीचर मैनेजमेंट आर्ट से कंपेयर करने पे नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट आर्ट है लेकिन प्योर आर्ट नहीं है। अब यहाँ पे आप इन दोनों पॉइंट के फीचर को जिस तरीके से मैंने अपनी बुक से आपको उस बुक से पढ़िए, फिर हम आगे चलें, राइट। नेक्स्ट फीचर हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन में आंसर पूछा जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट देखा जाए तो प्रोफेशन ही है, और अगर आज प्रोफेशन नहीं है तो बहुत जल्दी प्रोफेशन बन जाएगा। जब कल के दिन आप MBA करेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट से करेंगे, IIM से करेंगे, तो आपको एक प्रोफेशनल ही बोला जाएगा, राइट। तो क्या मैनेजमेंट प्योर प्रोफेशन है, आइए चेक करते हैं। तो पहले देखते हैं प्रोफेशन मतलब क्या होता है, प्रोफेशन की मीनिंग क्या है। देखिए, प्रोफेशन इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज अप्रूव्ड बाय प्रोफेशनल एसोसिएशन। आपको लॉ करना है, आपको MBBS करना है, राइट, आपको UPSC क्लियर करना है, तो इनके एक एसोसिएशन है, इनकी एक बॉडी है। आपको CA करना है, इनकी एक एसोसिएशन बॉडी है, वहाँ से आपको कोर्स करना है, उनके बताए गए क्राइटेरिया को फुलफिल करना है और उनके अंडर पहले ट्रेनिंग करनी है, तब आप एक प्रोफेशनल कहलाओगे। ये एक प्रोफेशन की मीनिंग है, और इसके मीनिंग में पहले क्या लिखा था, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब इसका भी सिलेबस जो है एक पैटर्न सेम होता है, चाहे आप लॉ इंडिया से करो, मतलब चाहे आप इंडियन यूनिवर्सिटी किसी कहीं से भी लॉ करते हो, पैटर्न हमारा सेम होता है, राइट। अब फीचर देखते हैं हमारे पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये फीचर क्या है, देखिए, लाइक अ प्रोफेशन मैनेजमेंट टू इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंप्राइजिंग वेल डिफाइंड प्रिंसिपल। दिस नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड डिफरेंट कॉलेजेस, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन थ्रू नंबर ऑफ बुक्स एंड जर्नल। मतलब मुझे MBA पढ़ने के लिए, LLB करने के लिए, CA करने के लिए एक स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से हम एफिलिएशन हमें मिलती है, राइट, हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसका स्टडी पैटर्न हम फॉलो करेंगे, एग्जाम देंगे, तब हमारे पास वो डिग्री आएगी। तो क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? बिल्कुल। इस प्रोफेशन से हमें पता चलता है, इस पॉइंट से, कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्या हर कोई लॉ कर सकता है? क्या हर कोई MBA कर सकता है? क्या हर कोई डॉक्टर बन सकता है? देखते हैं। Entry to management institutes such as Indian Institute of Management is usually through an examination. However, there is no restriction on anyone being designated or appointed as a manager of any business enterprise. आप देखेंगे एक एग्जाम होता है CLAT। CLAT एक नेशनल लेवल पे लॉ एग्जाम होता है, एंट्रेंस, ताकि आप इंडियन लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ कर सकें। इस तरीके से अभी CUET आ गया, यानी कुछ नेशनल यूनिवर्सिटी से, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी से आपको अगर ग्रेजुएशन करनी है तो आपको CLAT क्लियर करना है। इस तरीके से एक कैट होता है, CAT कैट, उसमें आपको अगर आपको अच्छी परसेंटाइल आती है तो आपको IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एंट्री मिलती है। मतलब इंस्टीट्यूशन में एंट्री लेवल पे सबको एडमिशन देने का प्रोसेस नहीं रखा हुआ, एंट्री लेवल में एग्जाम रखा हुआ है। जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा वही उस एग्जाम में एनरोल हो पाएगा, वही उस प्रोफेशन में एनरोल होगा। इसका मतलब एंट्री क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, एंट्री फ्री नहीं है, कोई भी आओ कोई भी जाओ, नो, एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, राइट। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशन। मैंने आपको बताया हर चीज़ की एक प्रोफेशनल बॉडी है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट CA कोर्स कराता है, राइट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉ की डिग्री देता है आपको, राइट। इसी तरीके से प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं। तो देखिए इस पॉइंट को, देयर आर सेवरल एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर इन इंडिया, लाइक इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन that has laid down the code of conduct to regulate activities of their member। मतलब इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन क्या करता है, एक मैनेजमेंट को कोड ऑफ कंडक्ट देता है, जिस तरीके से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी है जो डॉक्टर्स को गाइडलाइन देता है, CA इंस्टीट्यूट CAs को गाइडलाइन देता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर को गाइडलाइन देता है कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो राइट, यानी हमारी जो बॉडीज हैं हमें टाइम टू टाइम क्या बनाती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बताती हैं, जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर अस। तो दिस इज व्हाट इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए क्या लिखा हुआ है, AIM has devised a code of conduct to Indian management, but there is no statutory backing for this code. So presently, this feature of profession is not present in management. लेकिन ये जो इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हो MBA तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने जैसे बताया एंट्रेंस एग्जाम है, आप अगर IIM से एडमिशन आपको नहीं मिलता तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से MBA कर लेते हो, फिर भी आप जॉब करते हो। इसका मतलब जो इथिकल रूल्स की अगर हम बात करते हैं तो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब ये फीचर मैनेजमेंट में मैच नहीं करता। नेक्स्ट देखिए, सर्विस मोटिव। The basic purpose of management to help the organization achieve its goal by providing goals, quality product at reasonable prices
there is by serving the society is being increasingly recognized. So presently this feature of profession is not fully present in the management. मतलब सर्विस मोटिव की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल जो एसोसिएशंस होती हैं वो लोगों को समझाती हैं, डॉक्टर को समझाया जाता है कि आपका पर्पस क्या है, समाज सेवा। पुलिस को समझाया जाता है, हम आईपीएस की तैयारी करते हैं, आपका पर्पस क्या है, समाज सेवा। यानी प्रॉफिट या सैलरी इनकम ज़्यादा कमाना हमारा पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस क्या है, सर्व टू द सोसाइटी। बट मैनेजमेंट में फीचर नहीं, मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है, कंपनी को ग्रो करना, वहाँ से प्रॉफिट अर्न करना, मैक्सिमम गेन अर्न करना, ये हमारा मोटिव। तो कैन आई से दिस ओवरऑल मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। तो देखिए कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, दिस above discussion shows that management does not satisfy all them profession criteria. Therefore management is a professional but not a full-fledged profession or a true profession. But we can say that legal accounting, medical profession, ये क्या है, प्रोफेशन है, ये मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है। लेकिन जो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें टू मैनेज द कंपनी, क्या ये प्रोफेशन है? नो, दिस इज नॉट अ प्रोफेशन राइट नाउ। तो दिस इज हाउ वी हैव कंक्लूडेड 3 फीचर्स, 3 नेचर ऑफ मैनेजमेंट। पहले मैंने एज अ साइंस बताया, फिर मैंने आपको एज अ आर्ट्स बताया, फिर मैंने साइंस बताया। यहाँ से केस स्टडी कंफर्म है, अब आप यहाँ तक कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों, कोऑर्डिनेशन। कई बुक में आप देखोगे तो कोऑर्डिनेशन का उन्होंने अलग चैप्टर बना रखा है, बट ये मैनेजमेंट के का ही पार्ट है और मैनेजमेंट की बुक से ही हमें कवर करना है। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इतना करने के बाद हमारे पास ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा और ये मैनेजमेंट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले देखिए कोऑर्डिनेशन की मीनिंग क्या है, फिर उसको हम प्यार समझेंगे। देखिए, it is the process of achieving unity of action among interdependent activities and department of an organization। इसको ध्यान समझिए आप, कोऑर्डिनेशन क्या है। जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पेशेंट का जब इलाज किया जाता है तो मल्टीपल डॉक्टर एक बेटर तरीके से ट्रीट करते हैं, राइट। वहाँ पे हम देखते हैं तो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो लैब में चेकअप करते हैं पेशेंट का, वहाँ पे हम देखते हैं नर्सिंग जो केयर करती है पेशेंट की, वहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर जो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं और ये बताते हैं कौन सी प्रॉब्लम है, उसके क्या प्रिकॉशंस है और कैसे हम एक पेशेंट को रिकवर करेंगे। तो एक पेशेंट को ठीक करने के लिए हमारे पास एक बेटर कोऑर्डिनेशन चाहिए, तभी हमारा एक जो है ओवरऑल पर्पस जो है ऑब्जेक्टिव क्या है पेशेंट को ठीक करने का, वो अचीव होगा। अगर जो मैंने एक सीरीज बताई आपको डॉक्टर की, नर्स की और रेडियोलॉजिस्ट की, अगर इनमें किसी ने भी अपना कोऑर्डिनेशन कम किया, अपना इन्वॉल्वमेंट कम किया, तो हमारा ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है वो ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए डिपार्टमेंट्स होते हैं, कैश डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट। तो जब सारे डिपार्टमेंट मिलकर काम करेंगे कॉमन गोल के लिए तो हमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। तो यही कोऑर्डिनेशन है, राइट। चलिए, तो कोऑर्डिनेशन के लिए एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसको देखिए आप। और क्वेश्चन क्या है, क्या कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है? क्या लिख के आएंगे आप? अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको प्रूव करना है यस, क्योंकि मैनेजमेंट के हर प्रोसेस में कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि मैनेजमेंट के हर एस्पेक्ट्स में, हर प्रोसेस में कोऑर्डिनेशन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप सिर्फ प्लानिंग करते हो, सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग करते हो, कोऑर्डिनेशन अगर आपके पास है नहीं तो प्लानिंग करने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ डॉक्टर अगर हम रिकमेंड करें मेडिसिन, नर्सिंग केयर ना हो तो पेशेंट को रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरीके से कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट के हर प्रोसेस में, मैनेजमेंट के हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन इनबिल्ट फंक्शन है। मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि हमें कोऑर्डिनेट करना चाहिए। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो यस, वी कैन से दैट मैनेजमेंट को अचीव करने के लिए, मैनेजमेंट गोल को अचीव करने कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए दोस्तों। अब आता है नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो देखिए इसके क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले फीचर मैं सारे मैच कराता हूँ आपको। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑल परवेसिव, डेलिब्रेट फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। याद कीजिए, जब मैंने आपको मैनेजमेंट के फीचर बताए थे तो मैंने कहा था जब भी आप फीचर्स पढ़ो तो कॉमन पॉइंट्स को आप टिक करना है। जैसे वहाँ पे कुछ कॉमन पॉइंट मैंने आपको बताया था, अगर आप रिकॉल कर पाओ, कंटिन्यूअस, ऑल परवेसिव, गोल ओरिएंटेड। तो देखिए अभी जो आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ा, देखिए उसमें से 2-3 पॉइंट रिपीट हो गए। देखिए क्या क्या पॉइंट आए यहाँ पे। एक तीसरा पॉइंट देखा, देखिए कंटिन्यूअस प्रोसेस, और चौथा पॉइंट देखिए ऑल परवेसिव। ये मैनेजमेंट के फीचर में भी आया था। आगे के चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वहाँ पे भी बहुत सारे टॉपिक कॉमन आएंगे। देखिए फर्स्ट क्या है, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। पहला देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रुप गोल क्या है, पेशेंट को ठीक करना। उसके लिए सबको क्या करना है, अपना बेस्ट देना है।
कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंटीग्रेट, जोड़ता है सबके छोटे छोटे एफर्ट्स को। एक मूवी बनाई जाती है तो मूवी बनाने के लिए किसी का रोल 10 मिनट का होता है, किसी का रोल पूरी मूवी में वही दिख रहा होता है, किसी का रोल 1 सेकंड के लिए होता है, लेकिन मूवी ओवरऑल तब अच्छी बनती है जब सब कैरेक्टर ने अपना रोल बेस्ट प्ले किया होता है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। नेक्स्ट, एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, सब एक ही काम के लिए कर रहे हैं, सब एक ही उद्देश्य के लिए कर रहे हैं और सब मिलके कर रहे हैं, यही कोऑर्डिनेशन दिखाता है, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, सफाई कर्मचारी 10 दिन ना आए, पूरा हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। यानी वहाँ पे सफाई कर्मचारी की भी अपनी वैल्यू है, डॉक्टर की भी इंपॉर्टेंस है, सफाई कर्मचारी की भी इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब यूनिटी ऑफ एक्शन को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी होना है। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन आपको एक बार नहीं करना, 2 बार नहीं करना, कंटिन्यूअसली हमें कोऑर्डिनेट करना है, हर मोमेंट पे करना है, हर समय करना है। नेक्स्ट, ऑल परवेसिव फंक्शन, मतलब मैनेजमेंट की तरह ये भी ऑल परवेसिव है, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, सबको हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, डेलिब्रेट का मतलब होता है अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से। हमें कोई बोलने की जरूरत नहीं है कि कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल द कोऑर्डिनेशन इन अ बेटर मैनर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। सिर्फ आप टॉप लेवल को ब्लेम नहीं कर सकते कि आपकी जिम्मेदारी है क्या करना, कोऑर्डिनेट करना। सिर्फ आप सफाई कर्मचारी को नहीं बोल सकते कि आपको कोऑर्डिनेट करना चाहिए, इट इज अ ग्रुप एफर्ट, इट इज अ यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। मैंने पढ़ाया था आपको टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल, सबको क्या करना है मिलकर कोऑर्डिनेशन, तब हमारा कॉमन गोल अचीव होगा। ये हुआ हमारा फीचर्स। अब यहाँ पे आप पहले अंदर जो पॉइंट्स है उसको आराम से पढ़िए, फिर नया टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए दोस्तों, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसको मैंने अपने नोट्स में हिंदी में लिखा हुआ है, क्यों करें कोऑर्डिनेशन। मतलब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या मैं कोऑर्डिनेट करूंगा तो ग्रुप गोल अचीव हो जाएगा, क्या सब करेंगे तभी अचीव होगा, मेरी जिम्मेदारी कितनी है। इसलिए क्वेश्चन आता है व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक छोटे छोटे एम्प्लॉय को भी बड़ी ग्रोथ के लिए उसका साथ लेने की जरूरत है। एक क्रिकेट टीम की अगर हम बात करते हैं तो क्रिकेट टीम में जब 11 प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं, एक अच्छा बॉलर रखा जाता है, एक अच्छा बैट्समैन रखा जाता है, एक अच्छा ऑलराउंडर रखा जाता है, एक अच्छा विकेट कीपर रखा जाता है और एक अच्छा स्ट्रेटजिस्ट रखा जाता है कि जो बहुत ज़्यादा डेंजर सिचुएशन में भी अपनी एक्टिविटी को फुलफिल कर पाए। तो पहला पॉइंट क्या है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहला पॉइंट देखिए, ग्रोथ इन साइज। पहला पॉइंट ग्रोथ इन साइज। अगर हमें कंपनी को बड़े लेवल पे ले जाना है, अगर हमें ग्रो करनी है, कंपनी की ब्रांचेस बढ़ानी है, अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमें काम करना है तो कोऑर्डिनेशन के साथ ही ये हो पाएगा। इसलिए पहला पॉइंट क्या कहता है, देखिए, एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज द नंबर ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो इंक्रीजेस, देयर में arise a work cross purposes, so coordination is needed to integrate their efforts and activity। जितने एम्प्लॉय बढ़ते चले जाएंगे उतना हो सकता है उनमें कियोस अराइज हो जाए। उनमें क्या हो सकता है कि एक तरीके से होता है ना, एक तरीके से एक दूसरे की भावना जो है, एक तरीके से लड़ाई झगड़े की भावना या एक दूसरे से आगे बढ़ने की भावना वो अराइज हो सकती है। तो ये अराइज ना हो, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए बड़ी कंपनी तभी हो सकती है जब हमारे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हो, जब हमारा काम ज़्यादा हो, जब हमारे पास क्लाइंट बेस ज़्यादा हो, और वो तभी हो पाएगा जब हमें एम्प्लॉयज़ को साथ लेके चलना पड़ेगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन ये ऐसा कैसा फंक्शन है जो इन सब चीज़ों को क्या कर पाएगा, अचीव कर पाएगा। दूसरा देखिए, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर मे बी अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स। All departments there have own objective, policies, strategy, etc. So there may arise conflict between them. For example, marketing department objective may be increase sale by 10% by offering discount, but the finance department may not approve such discount as means of loss of revenue. Therefore, coordination is essential to link activities various department and to avoid conflict among them. जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर डॉक्टर का कहना है कि इनको महंगी मेडिसिन दी जाए, राइट, महंगी मेडिसिन दी जाए, और वहीं पे हमारे जो पेशेंट के साथ जो हमारे अटेंडेंट है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि किस तरीके से अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर में हम उसको मेडिसिन रिकमेंड करें और जो हमारा पेशेंट है उसको टेक कर सके और उसको बेटर इलाज दे सकें। इस तरीके से अगर कंपनी में 2-3 लेवल की मैनेजमेंट है, कोई मार्केटिंग का है, कोई सेल्स का है, कोई एचआर का है, अगर उन तीनों के आपस में मतभेद होंगे तो हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि नोट्स में मैंने क्या बताया, अगर मान लीजिए मार्केटिंग वाले कहते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें 50,000 रुपये, 3 लाख रुपये, 10 लाख रुपये मार्केटिंग में खर्च करना पड़ेगा,
लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है नहीं, इससे लॉस का रेवेन्यू लॉस होगा, कोई कस्टमर नहीं आएंगे, पहले भी आपने किया था कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में हमारी कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। इस चीज को मेंटेन करने के लिए ऐसा ना हो, हमें कोऑर्डिनेशन जरूरत है। नेक्स्ट दोस्तों, स्पेशलाइजेशन। देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देयर इज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन अराइजिंग आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ टास्क टू परफॉर्म। सो number of specialists who thinks that they are only qualified to evaluate, judge and decide. They do not take advice to suggestion from their member which lead to conflict between them. अब क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर जूनियर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, राइट। न्यू जॉइनर लेट जॉइनर का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, मुझे 10 साल हो गए, अभी मेरे सामने एक एम्प्लॉय ज्वाइन किया, वो मुझसे यंग है और उसे मेरा सीनियर बनाया गया। हो सकता है मेरे उससे रिलेशन अच्छे ना हो, मैं उसकी बात को फॉलो ना करूं और वो मुझसे ढंग से बिहेव ना करे। तो स्पेशलाइजेशन मेंटेन करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा, उन लोगों को समझाना पड़ेगा कि स्पेशलाइजेशन आपकी अलग है, उसकी अलग है। उस स्पेशलाइजेशन आईटी है, वो यंग है, वो आईटी नॉलेज रखता है, आपकी एक्सपर्टाइज जीएसटी है, इनकम टैक्स है, बिजनेस नॉलेज है। तो आप दोनों को मिलकर कोऑर्डिनेट करना है और कंपनी को आगे लेके चलना है। ये 3 पॉइंट हमारे पास हो गए। क्या देखिए, पहला मैंने बताया ग्रोथ इन साइज, दूसरा मैंने बताया फंक्शनल डिफरेंशिएशन और तीसरा मैंने बताया स्पेशलाइजेशन। तो इन तीनों पॉइंट से हमारा क्या खत्म हो जाता है, इंपॉर्टेंस। तो इस तरीके से दोस्तों हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। तो स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं हमने क्या क्या टॉपिक देखे। देखिए स्क्रॉल कीजिए मेरे नोट्स को। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, देखिए मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, फिर मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस, फिर मैंने आपको बताया था फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, देन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और आज हमने डिस्कस किया क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेचर ऑफ मैनेजमेंट किससे मैच करता है वो। फिर हमने डिस्कस किया कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के अंदर डिस्कस किया इंपॉर्टेंस, फीचर्स, और इस तरीके से हमने कंक्लूड किया, राइट। इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके एमसीक्यू और इसकी केस स्टडी वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिर आप इस पूरे चैप्टर को लिंक कर पाएंगे। तो यहाँ तक अपनी बुक से रिस्पेक्टिव से पढ़िए और जो डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।